नाजरीन मोहतरम आदाब। बेबाक का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। बेबाक के पिछले शुमारों में आपने हमारे जो कुछ अदीब, कुछ शोरा, कुछ फनकार, उनके बारे में उन्हीं की जुबान से उनकी जिंदगी के बारे में सुना आपने। आज हम जिस शख्सियत को दावत दे चुके हैं वो हैं दीपक कंवल, एक नामी अफसाना निगार, नामी प्ले राइट, प्रोड्यूसर, हिदायतकार और बहुत सी खूबियों के मालिक। कश्मीर में पले बढ़े और ज्यादातर वक्त मुंबई में गुजारा। नौकरी मुलाजमत कश्मीर में की, लेकिन उस दौरान भी रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े रहे और कई बेहतरीन कहानियों के खालिक, बेहतरीन अफसानों के, बेहतरीन ड्रामों के मुसन्निफ जनाब दीपक कंवल। दीपक कंवल जी, आज हम आपको बेबाक में कुछ बेबाक बातें आपसे करेंगे। ये बताएं कि मुंबई अच्छा लगा आपको तकनीकी सफर में या कश्मीर? सबसे पहला मेरा आदाब कबूल कीजिए। आदाब। मैं मुंबई में जिस्मानी तौर पे रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा कश्मीर में रही। मैं ये तो आप बखूबी जानते हैं कि पहले डीके कंवल के नाम से मैं लिखा करता था। जब 90 की दहाई में हमें हिजरत से गुजरना पड़ा तो मुझे उस नाम के साथ एक तरह से वो चिढ़ होगी, क्योंकि जब भी मुझे वो नाम याद आता था मुझे अपने यार दोस्त याद आते थे। तो उस चीज को जहन से निकालने के लिए मैंने वो नाम ही हटा दिया और उसकी जगह मैंने दीपक कंवल कर दिया। हालांकि लोग बार बार ये सवाल पूछते कि आपने अपना नाम क्यों बदल दिया। उसकी वजह यही थी कि वो जज्बाती तौर पर मैं बहुत बह जाता था, तो उसके लिए मैंने वो नाम ही हटा दिया ताकि वो कसक, वो दर्द मैं भूल जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। अब जो तकनीकी सफर है तो वो बम्बई में बहुत कम रहा। मेरा असली तकनीकी सफर तो कश्मीर से शुरू हुआ। जितना कुछ भी मैंने लिखा कश्मीर में लिखा, लेकिन 90 के बाद जो मेरी लिखावट में तब्दीली आई उसका पशपुष्ट वही हालात थे जिनसे मुझे गुजरना पड़ा और जिनसे आप बखूबी वाकिफ भी हैं। ये बताइए कि आप बुनियादी तौर पे हैं तो कश्मीरी, मादरी जबान आपकी कश्मीरी, लेकिन आपने जिंदगी भर ज्यादातर जो लिखा वो उर्दू में लिखा। इसकी क्या वजह रही? जनाब, मैंने शुरुआत कश्मीरी शायरी से की थी। ओहो। और मुझे याद है 62 में जब चीन ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो मैंने एक नज्म लिखी थी। ये मेरा शुरुआती सफर था। तो उन दिनों में बड़गांव हाई स्कूल में पढ़ता था। तो अब मैं यार दोस्तों को वो सुनाने लगा तो उन्होंने, हमारे अकबर जयपुरी साहब उर्दू के टीचर थे, उन तक ये बात पहुंचा दी तो उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया। ये शायद वो 15 अगस्त की बात है। तो मुझे जिस्मानी तौर में बड़ा कमजोर था, तो पहली बार स्टेज पे चढ़ गया था तो मुझे पता ही नहीं, मेरा तवाज़ुन भी बिगड़ गया था। मुझे लगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ। वो नज़्म मैंने कैसे सुनाई है तो मौला ही जानता है। लेकिन उसके बाद जब तालियां पीटी तो उन्होंने मुझे बड़ा हौसला बख्शा। लेकिन बाद में मेरे उस्ताद मोहतरम ब्रिज प्रेमी बड़गाम में उनकी तकरीरी हुई तो मुझे उनके जेर साया पढ़ने का मौका मिला। जब वो उर्दू में कोई बात करते थे तो उसमें जैसे जादू होता था उनकी जुबान में। तो वो चीज, उस चीज ने मुझे उनकी तरफ खींचा। और दूसरी वजह ये थी कि मैं उन दिनों नया नया मुलाजिम हो गया था ट्रांसपोर्ट में, और मेरा एक माशका शुरू हो गया था वुमेन कॉलेज के आसपास। एक लड़की हर सुबह मेरा इंतजार करती थी। जब मैं वहां से गुजरता था तो दरवाजा खुलता था, एक हंसी वो छोड़ती थी, उसके बाद वो गायब हो जाती थी। और यहाँ से मैंने उर्दू में चिट्ठियां लिखनी शुरू कर, प्रेम पत्र। तो साहब वो प्रेम पत्र लिखते लिखते मैं इतना पागल हो गया, मैं किसी मुझे हुए राइटर के यहाँ प्रेम पत्र पढ़ता था तो मुझे बड़ा गुस्सा अपने ऊपर आता था और एक नदामत से होती थी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो साहब उस तहरीक ने मुझे उर्दू की तरफ माइल कर दिया। और ये किस्सा मैंने एक बार आप इंटरव्यू में थे, रेडियो में भी सुनाया था। वो अकबर शेख वहां पे एक वो ये था, मतलब सफाई कर्मचारी,
तो उसने मुझसे कम से कम 100-200 रुपए ऐंठ लिया। तो उन दिनों 10 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। तो साहब वो प्रेम पत्र पहुंचाने में वो 10 रुपए 20 रुपए हमेशा मुझसे लेता था। आज वो वहां थी, आज वो यहाँ थी, आज वो था, और इस तरह उसने 100-200 रुपए मुझसे ऐंठ लिए। लेकिन यहाँ से मेरी जिंदगी में एक बदलाव आ गया। तो मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया, फिर उर्दू में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो उस जमाने में, आपको याद होगा, दिल्ली से एक मैगजीन निकलता था, चित्रा वीकली, फिल्मी मैगजीन था वो, और तेज प्रताप, और एक और निकलता था दिल्ली से पर्चे। तो उनमें मेरी कहानियां छपने लगी, तो मुझे लगा तो मैं तो बहुत बड़ा राइटर बन गया। तो मैं उस नहज पे चला गया, और उसके बाद मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। फिर तकदीर से मेरी मुलाकात कमाल अहमद सिद्दीकी से हुई। वो मेरे गुरु बन गए। उन्होंने मुझे सिखाया, थोड़ा सा संवारा, थोड़ा मुझ में पॉलिश किया। तो धीरे धीरे मैं उर्दू की तरफ मायल होता गया, और कश्मीरी शायरी पीछे से। ये मुझे बताइए, आपने अपने माशरे का जिक्र किया, ये माशरा बाद में आपकी शरीक हयात बन गई या उसको छोड़ के शरीक हयात कोई दूसरी बन गई? साहब क्या हुआ, मतलब वो तिफली का जमाना था ना, वो सोच समझ में तो हो रहे थे हम, जो बचपन में बचकाना ख्यालात आते हैं ना, तो एक ललक पैदा होगी कि मैं उसका नाम जानूं। और मैं देखता था कि वो यूनिवर्सिटी की बस ट्रांसपोर्ट की जाती थी, सिटी बस उसमें बैठती थी। साहब मैं गया वहां पे, एक हमारे यार्ड मास्टर थे, ये बस अड्डे में, जो बस अड्डा था ना पुराना सिटी का, जहां से सिटी बसें चलती थी ट्रांसपोर्ट की, खजर मोहम्मद था उसका नाम, मरहूम। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा साहब मुझे एक फेवर कर दीजिए, मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ काम था, बस में तो कोई कंडक्टर होता नहीं, वो खाली पास ही देखना होता, मुझे आप भेज दीजिए, तो मैं चेक करूंगा, और मैं आपका काम भी करूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। उसने कहा ठीक है जाओ। साहब मैं गया, और अब मेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं अब उसका सब देखूंगा, जो पास वास होगा उस पर नाम वाम लिखा होगा, मैं नाम नोट करूंगा। साहब जब बासुकी वुमेन कॉलेज के सामने वो लड़के लड़कियां वहां पे जमा थे, जब मैं उतरा, उसने जब मुझे कंडक्टर के रूप में देखा, तो वो आसमान से सीधे जमीन पे आ गई, क्रैश कर गई। उसने बोला कंडक्टर मेरा प्रेमी। खैर साहब मैं तो अपने जुनून में, अपनी लाइफ में उसका नाम देखा, वो लिखा, उसके बाद वो प्रेम पत्र भेजना शुरू कर दिया। लेकिन वो बचकाना हिमाकत ही साबित हुई, और उसके बाद उसका मेरा कभी मिलन ही नहीं हुआ। उस वाकये का आपकी कहानी पे क्या असर पड़ा? वहां से दिल को चोट तो लगी, और थोड़ा सा कहानी में रोमानियत तो आ गई, लेकिन वो ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि मुझ में वो रोमानियत वाली कहानियां मुझसे लिखी नहीं जाती थी। जैसे वो 20वीं सदी, नूर शाह साहब, हमारे हामिदी साहब, पुष्कर नाथ, ये तो छाए हुए थे। दो चार कहानियां मैंने भी वहां छपी, लेकिन वो रोमांच बनी नहीं। पता नहीं, मुझे कुछ और लिखना था, और वो लिखावट मेरी बदकिस्मती है कि 90 के बाद हुई। 90 से पहले होती तो शायद मैं आज कहीं और होता अदब में, क्योंकि उसके बाद जो कहानियां हुई ना, बड़ी मैच्योर थी वो। और मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं वो मौजू कहाँ से आए, वो कैसे बने, और एकदम वो कहानियां बन जाती थी। जैसे संता की गोरी है, लाली की मखनी है, और कितनी सारी कहानियां, आगोश है, ये मतलब अलग ही कहानियां थी आज, जिनकी बड़ी वाहवाह हो रही है चारों तरफ से। तो वो आपने भी वो संता आपको की गोरी सुनी? तो वो बन मैंने गई। सुनी है वो। मुझे ये बताइए, आपको मुंबई ही क्यों रास आया, दिल्ली क्यों नहीं गए आप? दिल्ली तो गढ़ था इल्म अदब का, मुंबई एक्चुअली आप इसलिए गए कि वहां पे आपको फिल्मों की चकाचौंध खींच लाई? हाँ, नहीं वो असल में 76 में मैं पहली बार गया था एक दोस्त को लेके, 76 में। तो वहां से शुरुआत हो गई। तब तो कोई ठिकाना नहीं था, जान पहचान नहीं थे, बम्बई को जानते नहीं थे, डर था। सुना था कि यहाँ चीटर होते हैं, या फ्रॉड होते हैं, या वो होता है। लेकिन उस जमाने में भी हम दिलीप कुमार के बंगले तक पहुंच गए, सुनील दत्त के बंगले में घुस गए। नरगिस दत्त अभी हयात थी, हम अखरोट लेके गए थे, हली लेके गए थे। वो वॉचमैन बेचारा देखा दो मासूम बंदे हैं तो बिठा दिया। अब वो अंदर चिल्लाई नौकरानी पे कि क्यों आप किसी, वो आई किससे मिलना, मैंने कहा मैडम के लिए हम तोहफा लाए हैं। वो अंदर गई तो बढ़ गई नौकरानी पे, तुमने क्यों उनको अंदर आने दिया, कौन है ये, वो ये। तो वो बाहर आ गई, वो चेहरा लटका, वो बड़ी बुजुर्ग औरत थी, वो नौकरानी जो उनकी थी। उसने बोला मैडम घर में नहीं है।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप उनको ये मेरी तरफ से दे दीजिए, मैं चला गया कश्मीर। और कश्मीर से मैंने एक जला हुआ खत सुनील दत्त को लिखा। मैंने कहा मैं आपके घर में भीख मांगने नहीं आया था, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, बल्कि आपको कुछ देने आया था। और आपकी बीवी घर में मौजूद थी और उसने बोला कि वो है नहीं, और हमको उसने एक तरह से बेइज्जत कर दिया। तो उसने मुझे वापस खत लिखा कि जब भी आप आए मैं माजरत चाहता हूँ, जब भी आप बम्बई आए तो मुझसे मिलिएगा जरूर। तो जब मैं दूसरी बार बम्बई आया तो उनके साले साहब, वो सरवर हुसैन साहब उनके पीए थे, तो उन्होंने बड़ा पहले मुझे रगड़ा दिया। मैंने कहा साहब नहीं मिलना है तो नहीं मिलना, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला मिलने के लिए रुको। फिर मैं साहब गया और वो खड़े हो गए, आइए आइए कंवल साहब। वहाँ अमरजीत बैठे थे, डायरेक्टर जो थे, एक दो उनके और गुलाटी था। बड़े खंदा पेशानी से पेश आए, वो आए आए। खैर साहब, जब दिलीप साहब के यहाँ मैं गया तो फिर सुनील साहब के साथ रोज मुलाकात होती थी। फिर मैं उनको याद दिलाता था, साहब आपको याद है आपने वो किया, आपने। तो वो हमेशा टालते रहते थे, जब भी मैं इस मौजूद पर बात करता वो टालते रहते थे। तो तब मेरी पोजीशन अलग हो गई थी, तो तब मैं तो मतलब सम्राट के पास पहुंच गया था, जहाँ सब सजदा करते हैं। तो उसके बाद कौन कुछ ऐसा है कमल जी, ऐसा है कि ये देखने में, सुनने में और मुशाहिदे में आया है, कोई भी अगर स्ट्रगलर मुंबई पहुंचता है तो उसके दुश्मन बहुत खड़े हो जाते हैं, उसको रास्ते मजदूर करने वाले बहुत मिलते हैं, मदद करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आपके साथ क्या मामला रहा? बिल्कुल बहुत कुछ हुआ साहब। ये अपने एक प्रोड्यूसर साहब थे जिन्होंने वो दुल्हा राजा बनाई थी, मल्होत्रा साहब। हमारे ऑफिस में फोन आया कि उनको कहानी की जरूरत है जिसमें गोविंदा के लिए फिट है। तो मेरा एक कुलीग था, वो सीएल कावी साहब का साहिबजादा था। सीएल कावी जो राइटर थी, उसका नाम अनिल काविश था। तो ये बात कर रहे थे, मैंने कहा अनिल जी, उसको बोले मेरे पास कहानी है। तो उसने बोला कौन साहब के पास कहानी है? तो बोला ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ साहब से, तो फिर टाइम लेता हूँ। तो उसने टाइम दिया, उसने बोला कल आ जाना कहानी सुनाने के लिए। मैं साहब दूसरे दिन गया तो अंदर वो रखे थे, उन्होंने हरमेश मल्होत्रा, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत से बिठाया, पानी वानी पिलाया, क्या पियेंगे, चाय कॉफी वो ये। तो फिर सबको बाहर कर दिया, दरवाजा बंद करवा दिया। साहब कहानी सुनी, कहानी उनको बहुत पसंद आई। उसने बोला कि ऐसा करते हैं कल या परसों गोविंदा को सुनाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, कल दिवाली है, परसों दिवाली है, उसके बाद सुनाते हैं। उसने बोला ठीक है। उसने एक दो सजेशन दे दिया, वो आप ठीक कर लेना। साहब ये बात फैल गई कि दीपक जी की कहानी फाइनल हो गई, तो वो गोविंदा। अब नेक्स्ट डे मैं गया तो साहब मैंने सलाम किया, वो मुझे पूछता क्या है, एकदम बदला हो गया। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा साहब आप वो कहानी बोला था? हाँ सुना। मैंने कहा साहब थोड़ा सा पानी मिलेगा? अरे वो साला गर्म पानी लेके आया उसका चपरासी, वो मैं गर्म पानी पीता रहा 2 बूंद। अब मैं क्या सुनाऊं, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मैंने कहा साहब है ओके, मैं उठा तो चला गया। वो 2 रात में ही सारी कहानी, वो स्क्रीन प्ले बदल दिया था। पता नहीं उसको क्या बोला गया था कि उसने मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस तरह मेरे साथ कई जगह हुआ, ऐसे ही हुआ। तो फिर मैंने उनको कोई शिकवा नहीं किया, तो मेरे नसीब में था नहीं था, तो इसके लिए मैंने किसी को गिला शिकवा नहीं किया। मैंने कहा जो होना था हो गया। ये 2-3 मुझे जगह ये मेरा ऐसा बताइए, हुआ। यहाँ पे पता पता चला, माफ ये बताइए, आपने कहानी सुना दी, उसने कहा ठीक है जी अगले रोज आइए, अगले रोज उसने आपको मुस्तरद कर दिया, नहीं सुननी है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहानी सुनाई और उसके बाद कहा कि कुछ दिनों बाद आइए, तो बाद में पता चला कि वो हमारी कहानी तो कर दी उन्होंने? नहीं नहीं, उसने वो राजू कोल था और प्रफुल्ल पारिक था, उनसे कहानी ले ली, वो दुल्हा राजा वो बनाई उन्होंने फिर। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, लिखा जो बनी थी वो मेरा एक ड्रामा था, फिर उसी मंजिल की तलाश, वो रेडियो कश्मीर श्रीनगर से हुआ था। और उसको राजेंद्र सिंह थे हमारे दूरदर्शन में, उसने उसको जालंधर टीवी से वो टीवी का रूप भी दे दिया था। ये हमारी थी अपना अचला नागर, वो जी दिल्ली रेडियो में थी। अचला नागर थी ना, अच्छा। अमृता सिंह नागर की बेटी। ये रेडियो में थी, चूंकि ये प्ले रोटेट होते थे। आपको याद होगा ये श्रीनगर के रेडियो कश्मीर के प्लेस बहुत सारे स्टेशन पे जाते थे। हाईलाइट ये है कि उसमें जो हीरोइन का नाम था नीलू, लिखा में वही नीलू था। इसमें हिंदू बैकग्राउंड था, उसमें मुस्लिम बैकग्राउंड कर दिया था। वही कहानी
वही सब कुछ ये एक हो गया। जमीर अशाई के साथ मैंने एक टेलीफिल्म बनाई थी, मुट्ठी भर आजादी। ये 45 मिनट की वीडियो फिल्म थी पहली। उसके बाद हमने साहब ये बम्बई में मेरे एक शुभचिंतक थे, खैर खा मेरे, वो एक ऐसेट लेके घूमते रहे, वो जय ओम प्रकाश के ग्रुप में चले गए। वहां पे एक उनका विमल कुमार था भतीजा उनका, उसको दिखाई। राजू कुमार उसका पार्टनर था, उसको दिखाई। और राकेश रोशन उधर था, उसको दिखाई। अब वो विजय शर्मा और जय ओम प्रकाश का साला था, उसने बोला साहब वो कश्मीर में बनाएंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो लगेगा। वो राज बब्बर और किसी को लेके बना रहे थे। तो मैंने उनको एक बजट दिया, उसने बोला, कादिर खान ने बोला इस बजट में नहीं बनेगी। मैंने कहा साहब आपकी मर्जी है, नहीं बनेगी तो फिर नहीं बनेगी। खैर साहब टाइम हो गया। अगले साल के बाद में, साल डेढ़ साल के बाद में बम्बई चला गया। तो जिसके हाथ में गणेश नाम था, उसका गणेश नागपाल, वो सुनील सहगल का सेक्रेटरी भी था, कई लोगों का सेक्रेटरी भी था। उसने बोला, वो कमल जी बोलता था, कमल नहीं कमल जी, कमल जी आपने खुद गर्ज देखी? मैंने बोला नहीं। जाके देखो। मैंने कहा टाइम मिलेगा देखूंगा। बोला नहीं आप जाके देखो। मैंने कहा यार जब टाइम मिलेगा देखो, इतना क्या जल्दी है? बोला साहब आप शौक से रह जाओगे, वो आप ही की कहानी है। जो आपने कैसेट बनाया था ना फिल्म, वही है वो। जब मैं साहब गया तो उन्होंने कश्मीर बैकग्राउंड को चेंज करके बिहारी बैकग्राउंड बनाया था। वही जमीन का प्लाट था, वही दो दोस्तों में वो झगड़ा होता है जमीन के प्लाट के ऊपर। वो होटल बनाना चाहता है तो वो अपने लिए घर बनाना चाहता है, कहानी वही थी। तो ये भी हुआ, ऐसी कई चीजें हुई। तो ये मैं तकदीर के साथ जीता रहा। मैंने कहा जो नसीब में नहीं है तो क्या करूं, मैं कहाँ लड़ूं। ये बताइए मुझे, आपने नौकरी भी कश्मीर में की, उसके बाद कश्मीर में बहुत साल रहे, यहाँ रेडियो में लिखते रहे, दूरदर्शन के लिए लिखते रहे, और बहुत काम किया आपने। फिर अचानक आप मुंबई चले गए, वहां पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। क्या आपको दिल में एक ख्वाहिश थी कि दुनिया जो फिल्मी दुनिया में अपना मकान बनाना या वहां पे जगह तलाश करना? नहीं, एक्चुअली पहले यही था कि मुझे राइटर बनना है। और मैंने स्ट्रगल बहुत की, राइटर तो सालों आप कश्मीर में स्ट्रगल। बन गए थे, राइटर तो आप नहीं, बन गए थे फिल्मी कश्मीर राइटर, में। फिल्मी अच्छा राइटर बनना है, फिल्मों के लिए लिखना है। तो जी। बहुत हौसला अफजाई भी मेरी हुई, ऐसा नहीं है, हौसला अफजाई भी मेरी हुई। कई जगह लोगों ने लिखवाना भी शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ छूट गया। तो मुझे मेरा बाल बच्चों को संभालना पड़ा। अब मेरे पास जगह नहीं थी, घर नहीं था, कुछ नहीं था। आपको पता है 90 के बाद क्या हालात हुए। सब कुछ यहाँ फ्रीज हो गया, अकाउंट फ्रीज हो गया, कुछ भी पैसा भी नहीं था। तब मुझे नौकरी की जरूरत पड़ी। नहीं तो मैं कभी, मुझे कितने ऑफर मिले एज असिस्टेंट, बड़े बड़े बैनर में। नहीं क्या, मैंने कहा मैं नौकरी करने थोड़ी ही आया हूँ। मैंने तो नौकरी अपनी छोड़ दी थी, यहाँ की नौकरी करो। मुझे बेसिकली राइटर बनना था। अब वो राइटर आपने वाइटर सब बोल। आपने जी, असिस्टेंट की बात की। आप बहुत देर तक दिलीप कुमार साहब के असिस्टेंट भी रहे फिल्म कालिंगा में। ये फिल्म कालिंगा का क्या किस्सा है? मैं एक्चुअली, हेमा जी ने मुझे दिल आशना है के लिए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्ट किया था, दोनों डायलॉग राइटर। ये अख्तर बीबी की मेहरबानी की वजह से हुआ था। अख्तर बीबी के आसिफ की विडो, दिलीप साहब की छोटी बहन, जो मुझे दिलीप साहब के यहाँ ले आई, वो मेरी बहन थी। और हमेशा मुझे भाई की नजर से देखती थी। वो रिश्ता था मेरा और उसका। उसने, जब मैंने उसको अपनी रोदात सुनाई तो वो रोई। रोना मुझे था, रोई वो। उसने बोला दीपक मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, मैं खुदा से तुम्हारे लिए लड़ूंगी और कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगी। फिर वो बेचारी, वो उनकी दो बच्चियां थी, हनीफ और जूनी, दोनों को लेके गाड़ी में वो भटकती रही, कभी बिहार छोड़ना, कभी ये छोड़ना। सुभाष गए, हेमा मालिनी। तो मुझे हेमा मालिनी ने बुलाया और उसने डन किया। दिल आशना है वो शुरू कर रही थी, उसने बोला आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे और चीफ असिस्टेंट मेरे। मैंने कहा ठीक है साहब। इतने में वो कालिंगा शुरू होगी। तो उसने बोला अख्तर बेबी, दीपक तू बाहर की फिल्म क्यों करोगे जब घर की फिल्म शुरू हो रही है। ये मेरा बैड लक था कि क्या था, अगर मैंने दिल आशना है कि होती तो आज मैं 5 करोड़ 10 करोड़ का डायरेक्टर होता। तो आज मेरा मकाम कुछ और होता, क्योंकि उसमें शाहरुख खान नया था। जब दिलीप साहब मेरे नाम की जय जयकार कर सकते हैं तो शाहरुख खान कोई बड़ी चीज नहीं थी। क्योंकि मेरी ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी, मेरी सिंसियरिटी के सामने वो भी मोम पड़ जाते।
लेकिन नसीब में नहीं था। फिर दिलीप साहब के यहाँ जुड़ गए। अब दिलीप साहब के यहाँ रिश्ता ऐसा हो गया कि वो मरहूम 2 सेकंड मेरे बिना रह नहीं सकता था। कौल साहब कहाँ है तो कौल साहब कहाँ है, हर मिनट के बाद कौल साहब कहाँ है, ऐसा रिश्ता हो गया था। उस आदमी ने मुझे पहले परखा, बहुत परखा, हर चीज में परखा। कभी पैसे दिए, कभी वो दिए, कभी कोई काम दिया, कभी रात के 4 बजे बोला सीन लेके आओ, मैं 4 बजे टेबल पर रख के आया, पता चला 12 बजे वो नींद से उठे। तो वो मुझे आजमा रहे थे कि ये आदमी कितना पेशेंस है इसमें, कितना कर सकता है। फिर मैं उनका लाडला बन गया, वो मेरे बिना उसके वो बाद बात ही नहीं करते। मुझे आपने कुछ अपने कश्मीर के दोस्तों को भी वहां पे साथ रखा, जमीन शाही साहब हैं या दूसरे जो आपके दोस्त थे तारिक शाह वगैरह, तो उनको भी आप, उनके से भी मरासिम रहे आपके, कैसे मरासिम थे उनके साथ? मैं जो भी मेरा दोस्त होता था उसको मैं मिलाता था उनसे, और उनको पता है ये कौल साहब का दोस्त है तो उसको बड़ी इज्जत से पेश आते थे, और उनकी बड़ी खातिर वातिर होती थी, क्योंकि उनको पता था मैं गलत लोगों को लाता नहीं हूँ। जो भी होगा तो मेरी इज्जत रखते थे। और उन दिनों मैं छोड़ने के नौकरी छोड़ने की बातें करता था तो वो उनको और ज्यादा खल रहा था। तो आप जो भी मिलता था तो उससे शिकायत करते थे, उनको पूछो ये क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं, ये लगाव था उनका। उसके बाद मुझे तो याद है कि मुझे याद है मैं एक मरतबा उनसे जब मिलने गया तो आपके फर्जंद मेरे साथ थे, तो मैंने उसका तारुफ कराया, ये इस तरह से कौल साहब के फर्जंद थे। कौल साहब के फर्जंद थे? कैसे हैं कौल साहब, सेहत ठीक है, सब ठीक ठाक है? तो वहां मुझे पता चला नहीं, आपके मरासिम बड़े अच्छे रहे हैं दिलीप कुमार साहब के साथ। तो ये अलग बात है कि इसका इसका साथ दिलीप कुमार के साथ रहा हो, वो इतना पीछे क्यों रह गया फिल्म दुनिया में, क्या वजह रही? उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे ऑफर मिले ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, वो दिलीप साहब की वजह से मिले। मैंने सोचा कि अगर मैं ये ऑफर लपक लूं, कल कोई ऑफर पूरी नहीं हुई, मैं यहाँ से भी गया, वहां से भी गया, और मैं किस मुंह से वापस आऊंगा? ये सीधी सी बात थी। उस वक्त बशीर साहब मुझे इतनी जरूरत थी पैसे की, मुझे अपनी फैमिली को सरवाइव करना था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और कोई सहारा नहीं था। उस आदमी ने मुझे खड़ा किया, मेरे बच्चों को सहारा दिया, मुझे रोटी रोजी दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस आदमी के जहन में मेरी प्रॉब्लम ऐसे समा गई थी कि जब वो चेक देते थे मुझे, मंथली चेक, चौथे दिन वो फिर फोन करते थे, कौन साहब मैंने आपको चेक नहीं दिया, तो मैं हंसने लगता था। मैंने कहा साहब 3 दिन पहले तो आपने दिया। अच्छा दिया? वो बोलते नहीं थे। ये उसके जहन पे हावी था कि कहीं इसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आप बताइए उस मुझे, दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे फरिश्ते हैं कहीं? जो एक, मतलब मेरा कोई रिश्ता नहीं था उनके साथ, मेरे लिए वो तड़पते थे। उसने मेरे लिए अपने भाई से झगड़ा किया, बीवी की नहीं सुनते थे, अगर वो मेरे खिलाफ बोलती थी तो ये आग बगोला हो जाते थे। भाई के साथ उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने जो हशर उनका कर दिया वो तो अल्लाह ही जाने। और उनसे बोला कि उनसे माफी मांगो। कौन भाई अपने भाई को बोलेगा कि अजनबी से माफी मांगो? मैं तो नौकर था। लेकिन ये उनकी मुझे याद है ग्रेटनेस थी। आपकी कहानियां जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अपनी कहानियां याद आती है। मेरी कहानियों में वो कश्मीरी पंडित कैरेक्टर्स होते हैं ज्यादातर, आपकी कहानियों में कश्मीरी मुसलमान होते हैं ज्यादातर कैरेक्टर। ये संगत क्या है ये? मेरी कहानी में ड्राइवर होते हैं ज्यादा। वजह असर है वो डिपार्टमेंट का, हाँ, अब ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट में रहे असर वो असर है भी। वहां का। हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे वहीं से मिले। वो अशाई साहब मरहूम, जब उनको मैंने किताब दी तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे सारा ट्रांसपोर्ट याद करवा दिया, फिर सारी यादें ताजा कर दी। क्योंकि वो कैरेक्टर में चुन चुन के निकालता था। और मुझे, अब ये नूर शाह साहब बताते थे, एक बार वो एक ड्राइवर को ढूंढने गया डल गेट में, तो उसका नाम हबीबुल्ला था। उसने बोला सबको, ये भाई हबीबुल्ला कहाँ है? उसने बोला हम नहीं जानते। सबको पूछा तो तभी एक आदमी ने बोला कि तुमको वो ड्राइवर ट्रांसपोर्ट में है? उसने बोला तुम बोलो 2 गज कफन का टुकड़ा कहाँ है? जब उसने बोला, सब ने बताया वो उसका घर है, वो उसका घर है। तो ऐसे करेक्टर मैंने चुन के रखे थे और ये मुझे कहानी में बहुत काम आए। और वो एक चीज टिपिकल आपकी मुझे कैरेक्टर। बड़ी एक चीज आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट यार्ड में ड्राइवरों के नाम गाड़ियों के नंबर से होते थे। कुंत्र पंसंजा, अठुव तेत्र, बिल्कुल 2 सदा ऐसे ना, होते थे। बिल्कुल अजीब ना। वो काशी विस्की
गुलचर्सी, अरे कितनी लंबी फहरिस्त है मेरे पास। लगभग मैंने सब करेक्टर में लाए हैं ये। और वो एक हमारा ड्राइवर था, उसका नाम था गुलनीजे, एक था तबरुक शाह। वो जब आए तो रंडी रोना उसका जी, साढ़े तो पेशावर में जी वो मौसा जी है उनकी अच्छा, तो 10 एक एक गाड़ियां थी। ड्राइवर रहे हैं त्रेई खुशकी। त्रेई खुशकी सुना है कि वो बहुत जब भी बात करते थे लड़ते थे बाद में, तो उसका नाम रखा था त्रेई खुशकी। अरे बहुत सारे करेक्टर थे, और लगभग मैंने ये बहुत सारे करेक्टरों का अहाता किया है, तो लाया है कहानियों में। तो मतलब अब आप वहां से निकल के आए उस फील्ड से, अल्लाह ने फिर एहसान किया कि आप बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी पढ़ लिख गए, वो भी बसरे रोजगार आ गए, उनकी शादियां हो गई, आपने घर भी लिया मुंबई में। अभी भी तड़प है, कुछ ललक है, कुछ हासिल नहीं किया इतना करने के बाद? नहीं, वो लगता है अभी कुछ हासिल नहीं किया। बस लोग ऐसा वो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा यार मैं उस काबिल हो ही नहीं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है। पता अभी नहीं तक ये क्या बताइए, है। आपके कहानियों के कितने मजमूए आए हैं मंजर आम पे? 5-6 से ऊपर ही आए। अच्छा। हाँ, और 3 को तो अवार्ड मिले 3 स्टेट से। एक अच्छा। को तो पहले वाली को पंपोज को महाराष्ट्र से मिला, लाल पुल का दीवाना को ये अपने बिहार से मिला, और गणेश बल का बावला को यूपी से मिला। आपने उर्दू में कहानियां लिखी, कश्मीरी में आपने कहानियां नहीं लिखी? अपनी कश्मीरी जबान में की ट्राई आपने कर रहा खिदमत नहीं हूँ। की, मादरी जबान की? मैं अब ट्राई कर रहा हूँ। अभी पीछे गया था तो मैंने कहा यार एक मजमूआ कश्मीरी में भी छापना चाहिए। शकीर रहमान मेरे पीछे पड़े हैं, भाई कुछ कहानियां सिलेक्ट करो, इनको कश्मीरी में ट्रांसलेट करो नहीं, और इनको अनुवाद छपवाओ। तर्जुमा अलग, ओरिजिनल तबसात कहानी कश्मीरी में आपने कोई नहीं लिखी? नहीं नहीं, तो साकिब साहब मरहूम लिखवाते थे, कहता था तभी आना जब कश्मीरी कहानी लेके आओगे तभी अकेडमी आना, नहीं तो एंट्री बंद है। तो वो तो लिखवाते आप थे। तर्जुमा करके ले जाते थे? आप तर्जुमा करके ले जाते थे? नहीं तो टूटा फूटा लिखता था, फिर किससे करेक्ट करवाता था। टूटा फूटा अच्छा। खुद लिखता था। आपको तो लगता है जबान अगर है। आप कश्मीरी जबान में लिखते, आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, आपके जज्बात की अक्कासी होती, आपके जो अंदर वो तखय्युल है उसकी उसकी अक्कासी होती पूरी तरह से? नहीं, अब तो नहीं हो रही है, क्योंकि अब उस पर दस्तरस नहीं रही ना मेरी जबान पे, कश्मीरी जबान पे इतनी जितनी अब उर्दू पे रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कश्मीरी जबान का भी जखीरा है मेरे अंदर, लेकिन वो एक्सप्रेस करने का वो तरीका नहीं आ रहा है मुझे, जैसे उर्दू में आ रहा है। उर्दू में इजी हो रहा है, मुझे मुहावरे याद आते हैं, हर चीज याद आते हैं, तो उससे वो सजती है कहानी। कश्मीरी में नहीं हो रहा है। ट्राई करूं तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी कुछ टिपिकल वर्ड्स बोलता हूँ, लोग दंग रह जाते हैं। कश्मीरी के टिपिकल वर्ड्स, तो वो है अंदर, खून में है ना, ब्लड में है वो चीज। मादरी जबान है तो वो तो होगी, लेकिन कोशिश नहीं की। और देखता हूँ अगर कुछ। अक्सर कश्मीरी अदीब, शायर, फनकार जो अपने घर को छोड़ के, समझिए कश्मीर को छोड़ के दूसरी जगहों पे रहने लग गए हैं, यहाँ वहां पे काम कर रहे हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें हमारा दुश्मन तो सिर्फ खुद कश्मीरी है यहाँ पे, जो यहाँ पे वो एक क्या कहते हैं ना, असद की आग में रहते हैं एक दूसरे से। आप भी इस मसले से गुजरे क्या? यहाँ वो मतलब पता नहीं, वो राबता नहीं है, वो खलूस नहीं है, वो अपनापन नहीं है। यहाँ अजनबी सा लग रहा है, हर कोई अजनबी सा लग रहा है, कोई मिलेगा नहीं। हम यहाँ पे हमारे यार दोस्त जो है यही क्या है, जबकि कश्मीरी मिलना पसंद नहीं करेंगे, उनके तो अलग अपना सर्कल होगा। अब मिलते हैं तो रस्मन मिलते हैं, वो जो ऐसे वजह कश्मीर वजह क्या है में। इसकी? इसकी वजह क्या है? पता नहीं, शहर का असर है कि क्या है, हालात का असर है, शहर का असर है, यहाँ का हवा पानी का असर है, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि अब कोई भी है ये यहाँ। बताइए कि आपने टेलीविजन के लिए भी लिखा, मतलब जो छप गई कहानियां वो भी आपने क्या तहरीरी तौर पे भी रखा अपना सरमाया, फिल्मों के लिए भी लिखा, सीरियल्स भी लिखे, दूरदर्शन में भी काम किया, रेडियो में भी काम किया। सबसे अच्छा और दिल को सुकून देने वाला कौन सा आपको शोभा लगा? रेडियो, रेडियो, दूरदर्शन या फिल्में? रेडियो, रेडियो, रेडियो। वजह वजह पता नहीं, एक तो वो मुंजे हुए लोग थे उस जमाने में, एक से एक जगाधरी, और तब गीतों भरी कहानी लिखते थे तो मजा आता था।
ऐसे ऐसे, हालांकि मेरे आर्काइव्स में उन्होंने गीतों मेरी कहानियां रखी थी पहले। वो बेचारा वो मरहूम उपेंद्र खुशू मुझे बोलता था कि वो वादी की आवाज में मेरी गीतों मेरी कहानियां बजती थी। उसने बोला यार तेरी कहानियां तो आर्काइव्स में रखी हुई है, गीतों मेरी कहानियां। और ड्रामे, मतलब वो दौर ही अलग था। तब एक ड्रामा एक फिल्म की तरह बनाया जाता था और उसको 9:30 बजे लोग बेचैनी से इंतजार करते थे, रेडियो कश्मीर के ड्रामे का। अब वो तिलस्म टूट गया, वो माहौल ही बदल गया। आज कुछ नहीं है, रेडियो कहीं नहीं है, दूरदर्शन कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर जैसे उस दीपक जमाने। कंवल अगर दीपक कंवल लिखने पढ़ने का ये काम नहीं कर रहे होते, कहानियां लिखना, नॉवल लिखना या ड्रामे लिखना, तो क्या कर रहे होते? मैं अच्छा खासा मैकेनिक होता, रेडियो का, टेलीविजन का, पता नहीं किस किस चीज का, इतना दिमाग तेज था। आज भी हालांकि मैं नौकरी भी करता था, 2 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक की मेरी थी, और जॉब भी करता था, लिखता भी था, रेडियो भी, टेलीविजन भी, नौकरी भी, अपनी दुकानों पर भी। मतलब तब तो वो कहते ना हन बरसना, पैसे पैसे बरसते थे। तब मेरी जेबें भरी होती थी नोटों से, क्योंकि हर तरफ पैसा ही पैसा था। फिर एक जमाना आया कि 900 रुपये में मुझे एक महीने का बम्बई में घर चलाना पड़ रहा था। मेरी बीवी और मेरा बच्चा एक ही वक्त खाना खाते थे, दूसरा वक्त खाना खाते थे, वो भी दौर में। आप फिर वो असल में जमाना भी। बड़गाम के रहने वाले हैं, आप बड़गाम के जी रहने वाले हैं, जी लेकिन आपका आना जाना ज्यादा श्रीनगर में रहा। जी। मुझे याद है आप हमारे यहाँ जब नूरशाह के पास आते थे, तो आप बड़े क्या कहते हैं, चाक चौबंद और खुशबाश नजर आते थे। जी, मेरे घर ही घर थे, पीछे शबनम कोयूम था, उसका घर था, नूरशाह साहब, बशीर शाह मेरा भाई था, बिल्कुल सगा, सगे भाई से भी ज्यादा था वो, ऐसा रिश्ता उसके साथ था। वो मरहूम जब भी मैं रेडियो में जाता था तो बशारत साहब मरहूम वो थे, तो उसको बुलाता था, कमल के लिए कितने प्रोग्राम रखे? उसने बोला तेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, 4 प्रोग्राम इसके लिए रखे। तो वो, मतलब क्या दोस्त थे, क्या भाई थे, क्या याराना था वो। कश्मीर अभी जब आप, ये, जी, जी जी बताएं, जी बताएं बताएं। जब वो ये 92 के 93 में बम्बई आया, तो जीशन फाजिल मरहूम थे यहाँ पे और मजीद खान थे। तो उसने बोला कि आते ही कि जीशन से कमल का कुछ पता है? उसने बोला बात करनी है। उसने बोला क्या तुम बात करवा सकते हो? उसने बोला हाँ। तो मजीद खान ने बोला कि मैं फोन लगाता हूँ। उसने नंबर दे दिया, था बदकिस्मती साहब ने फोन उठाया। अब उसने बोला कैन आई टॉक टू मिस्टर, उसने बोला कौन सा बोलते हैं, मिस्टर दीपक कौल? उसने बोला ही इज नॉट कौल, ही इज कॉल, KAUL। और उसके बाद फोन अच्छा। कट हो गया, ये मुझे पता नहीं। आधे पौने घंटे के बाद फोन बजा, साहब निकल गए थे, तो मैंने फोन उठाया। उसने बोला जीशान ने साहब है कि गए? मैंने कहा नहीं, वो तो चले गए। बोला अरे यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। वो अंग्रेजी बताने उसको गया, तो उसने ऐसे अंग्रेजी सिखाया उसको, अभी तक वो लेटा हुआ उठ नहीं पा रहा है। उसने बोला ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला क्या तेरा बात यार है, आया है, तो वो तुझे ढूंढ रहा है। साहब मैं दौड़ा क्या दूसरे बात दिन चर्च के, हम गले मिले, है। रोए। अपने खैर दोस्तों को साहब, याद करते करते वक्त किस किस को मिस करते हैं आप? आज हाँ हाँ। बशीर शाह, बशीर शाह, बहुत सारे हैं, बस लेकिन बशीर शाह के साथ एक ताल्लुक ऐसा था, वो भाई था मेरा। वो बहुत सारे चले गए मेरे यार, तो बहुत सारे चले गए, किस किस का अल्लाह जिक्र आपको करूं, महफूज रखे। लेकिन अभी आप बशीर शाह याद मुंबई है। में हैं इस वक्त, आप इस वक्त मुंबई में हैं। आजकल क्या मसरूफियत है? साहब अभी तो 3 दिन हुए मैं आया, अभी तो बाहर भी नहीं निकला। यहाँ का मौसम इतना खुशगवार है, इतना क्या बताऊं, बारिशें हो रही है, बादल है, ठंड है, सब है। तो अभी घर में ही बैठे हैं, तो दिल ही नहीं करता है कि खाना खाते हैं तो उसके बाद ऊँघने लगते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा खुशगवार मौसम है। अब शायद ऊपर वाले ने चाहा कल निकलूंगा, मिलूंगा, यार दोस्तों से मिलूंगा, देखूंगा कुछ, कहीं कुछ है चांस तो करेंगे अद- कोशिश। अदबी मसरूफ इस वक्त अदबी मसरूफियत क्या है? एक नॉवल रेडी है, उसी पे काम कर रहा हूँ, कंप्लीट है, तो उसको लोगों को दिया है, राय वाय वो लिखेंगे उसमें, तो उसके उसको प्रेस में दूंगा। फिर उसकी शायद के बंदोबस्त करने में लगा हुआ हूँ। और बाकी गृहस्थ तो कैसी चल रही है? जी, गृहस्थी कैसी चल रही है?
गृहस्थी जी। गृहस्थी टूटी फूटी है, चल रही है। टूटी फूटी क्यों? वो तो बताया आपको, टूटी फूटी गृहस्थी चल रही है। नहीं, मुझे मालूम है भाभी की तबीयत खराब रही है और माशाल्लाह अब वो ठीक हो रही हैं। तो मैं क्या बताऊं कि जब भी हम मुंबई आते रहे हैं, तो जो खातिर तवाज़ु वो करती हैं, तो कोई वो कश्मीरी में है ना, कश्मीरी के खून में और उसमें क्या कहते हैं, खमीर में है मेहमान नवाजी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए इंशाल्लाह, फिर आएंगे तो इसमें क्या है, फिर तवाज़ु होगी, ऐसा थोड़ी है। दीपक कमल जी, आज आपसे थोड़ी सी बातें हो गई बेबाक, जो आपने अपने बारे में बताया, अपनी कहानी के बारे में बताया, अपने सफर के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमसे बात की। बहुत बहुत इनायत आपकी। खुदा हाफिज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सब दोस्त अहबाब को मेरा सलाम पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब अगर तुम्हें बदनाम करूं तो? हाँ? क्यों, लज्जा आती है ना पारो? पर इसमें लज्जा की क्या बात है? दो जने मिलकर एक लड़कपन कर बैठे, और फिर देखो ना, बीच में क्या कुछ हो गया। तुमने भी गुस्से में आके जो चाहा सो कहा, और मैंने भी माथे पे वो निशान बना दिया। यही निशान तो मेरी सुख संपत्ति है, यही तो सहारा है। कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा आता है पारो। बाबूजी नहीं रहे, ये मेरे लिए कितने दुख के दिन हैं। अगर तू होती तो ये सब दुख रहता। भाभी को तो तू जानती है,